स्काई चैनल 772 के सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 आपकी सेवा में यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से टेलीकास्ट किया जाता है और हम बर्मिंघम हिलटॉप से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में अब तहजीब प्रोग्राम, जो कि एक हफ्तावार प्रोग्राम है, आने वाले पूरे 1 घंटे के लिए चलता रहेगा। तहजीब प्रोग्राम करने के लिए हम दोनों भाई आपकी सेवा में हाजिर हैं। कैमरे के सामने मैं विकी गिल आपकी सेवा में रहूँगा और कैमरे के परली तरफ कंट्रोल्स पर मोमी जी हैं। विजय मोमी जी हो ना हो 100% एक बहुत कामयाब वीडियोग्राफर हैं और इन जैसा फोटोग्राफर आपको सारी दुनिया में नहीं मिलेगा। और इनकी फ़ोटोग्राफी की कमाल देखने के लिए आपको मेरी फेसबुक पर दोस्ती करनी होगी। फेसबुक पर मेरा नाम है विकी गिल, क्योंकि मेरे फेसबुक पर बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जिनको मोमी जी ने खींचा है और उन तस्वीरों को देखकर आप कहेंगे वाह 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 माशाल्लाह, ये कौन है? तो फिर ज़रूर दोस्ती भी कीजिए और दोस्ती करना बहुत अच्छी बात होती है। इस प्रोग्राम को आप कई जगह पर देख सकते हैं, जैसे स्काई चैनल 772 पर तो आप इस प्रोग्राम को पूरे इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में, पूरे साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में और जहाँ जहाँ पर भी अच्छी टेलीकास्टिंग को देखने वाले लोग रहते हैं, जो कि वैरायटी प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं, वो काशी टेलीविज़न को देखते हैं और इस टेलीविज़न को देखा जा सकता है। फिर उसके बाद जब ये प्रोग्राम समाप्त हो जाता है तो इस प्रोग्राम को आप मेरे फेसबुक पर भी देख सकते हो, वहाँ पर नाम विकी गिल। एंड फिर इस प्रोग्राम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं और जब YouTube पर इस प्रोग्राम को देखें तो वहाँ पर एक ऐसे बना होता है, एक ऐसे बना होता है, तो आप ऐसे वाले को ज़रूर दबाएं, यानी कि आपने पसंद किया है। वैसे आज तक हमेशा मेरी ये कोशिश रही है कि मैं कोई भी बात ऐसी ना करूँ कि लोगों को लगे कि मैंने उनके सर में लाठी मारी है। प्यार की बात करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़रूरी बातें प्यार से करना भी बहुत ज़रूरी होती हैं। आप इस बात को समझ रहे होंगे, तो फिर उनको दबाएं तो अच्छा है। और प्रोग्राम को जितना से ज़्यादा शेयर आप कर सकें उतना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज काशी टेलीविज़न बहुत से दूसरे टेलीविज़नों के अलावा बहुत ऊंची जगह पर चला गया है आपकी मेहरबानियों से, आपकी व्यूअरशिप की वजह से। वो एक राडार होता है, उससे पता लग जाता है रेडार फिगर्स में। तो फिर आपकी अक्लमंदी इसी में है और बेटरमेंट इसी में है कि अब लॉकडाउन खुल रहा है और लॉकडाउन खुलने की वजह से आप ये जो काशी टेलीविज़न है इसमें एडवर्टाइजमेंट करवाएं, मेरे थ्रू करवाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है। आई एम चीप, मैं तो इतने सस्ते रेट आपको दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। और मेरे थ्रू दिए गए रेट्स को सुनकर आपको ये लगेगा कि भाई अब एक तो प्रोग्राम हम बिज़नेस कर ही रहे हैं, क्यों ना हम एक और भी खोल लें और मेरे द्वारा किए गए बामकसद प्रोग्राम्स को आप स्पॉन्सर भी करवाया करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी इस प्रोग्राम में की जाती हैं और कुछ नए फीचर्स भी अब ऐड किए जाएंगे जिनको कि आप स्पॉन्सर करवा सकेंगे और उनको स्पॉन्सर करवाकर आपके ही बिजनेस का फ़ायदा होगा। आज आप जानते हैं कि 99.9% लोग काशी टीवी को देखते हैं और पसंद करते हैं और फिर उसके बाद 0.1% लोग जो कहते हैं कि हम काशी टीवी को नहीं देखते, वो झूठ बोलते हैं। और आप किसी से भी पूछ लो, हर कोई ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे जानता है और फिर जो मुझे जानेगा, मेरे मुंह से आपके बिजनेस का नाम सुनेगा। फोटोग्राफी विजय मोमी कर रहे होंगे, उधर से वीडियो भी बना रहे होंगे, मेरे मुंह पर लाइटें पड़ रही होंगी, मेकअप हुआ होगा, हेयर स्टाइल बने होंगे, ऐनक लगाई हुई होगी, कॉलर खड़े किए होंगे, क्या मेरी शान लगेगी और वो मेरे पोस्टर आपके बिजनेस की दुकानों के आगे लगेंगे, तो आपको तो अच्छा लगेगा ना, क्योंकि आपका बिजनेस मेरे नाम के हिसाब से और काशी टेलीविज़न के जलवों के हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो फिर देर ना कीजिए, मुझे टेलीफ़ोन कीजिए और मेरे टेलीफ़ोन का तो नंबर आपको पता ही है, वैसे फेसबुक पर भी लिखा हुआ होता है और फिर आप काशी टेलीविज़न के स्टूडियो में भी टेलीफ़ोन कर सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम विद अ डिफरेंस होगा। आप तो जानते ही हैं कि खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है। अब इंग्लैंड में तो ये रिवाज है कि आप किसी रेडियो स्टेशन को खोलें, वहाँ पर जो प्रेजेंटर है वो आज से 40 साल पहले जब कोई रेडियो शुरू हुआ था तो उसने वो पहली लाइन जो बोली थी, तो 40 साल के बाद भी वही लाइन होती है, वही उनको फ़ोन करने वाले होते हैं और वही उनके गाने होते हैं। यानी कि आप 40 साल पुराना प्रोग्राम सुनो या फिर आप नया प्रोग्राम सुनो तो वही सेम बात होती है। टेलीविज़न पर भी कुछ धीरे धीरे इसी तरह का ट्रेंड चलना शुरू हो गया है, वरना टेलीविज़न में जो
प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, जो एजुकेटेड लोगों का माहौल है, जो कैरेक्टर वाले लोगों का माहौल है, वो अपने आप में देखते ही बनता है। क्योंकि ऐसा है कि डिफरेंट बैकग्राउंड के और डिफरेंट एजुकेशनल लेवल के लोगों से मैं मिला हूँ और हर किसी के लेवल के हिसाब से बात कर सकता हूँ। इस वजह से ये बात मैं आपको कह सकता हूँ, अगर कोई एक लेडी है और वो एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहती है, तो वो इस तरह की बातें नहीं कर सकेगी, आपको अच्छी तरह से मालूम है। और इंसान की एजुकेशन वही होती है, एजुकेशन विंग्स होते हैं कि आप अगर किसी क्लीनर के साथ खड़े होकर बात करते हैं तो आप उसकी हिसाब से, उसकी इज्जत करते हुए उन अल्फाज का इस्तेमाल करें कि वो आपको और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करे और प्यार करे। अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर के पास खड़े हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी वोकैबुलरी में बात करें कि प्राइम मिनिस्टर को महसूस हो कि हाँ जी, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मुझे अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और पब्लिक की भलाई के लिए खड़े हो जाना चाहिए। अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे हैं कि जब मुसीबत का दौर आता है तो उनका पता ही नहीं लगता वो किधर चले जाते हैं, और ये बड़े अफसोस की बात है। ये बातें भी इस प्रोग्राम में की जाएंगी। लेकिन अब जैसे कि कहा गया था कि खड़ा खड़ा पानी सड़ जाता है, तो इस तहजीब प्रोग्राम में हर हफ्ते नई नई बातें होती हैं। और अब पिछले कई हफ्ते हो गए हैं मुझे यहाँ काम करते हुए, आपको मालूम ही है। और आपने मुझे जो मोहब्बत दी है, जो खुलूस दिया है, जो प्यार दिया है, मैं सारी उम्र आपका मगनून रहूँगा, मगनून हूँ भी। तो फिर आपके लिए नए नए फीचर लेकर आना, नई नई तरह से आपका एंटरटेनमेंट करना, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप देखने वाले हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर मेरे पास कुछ दिखाने को ही नहीं होगा तो फिर आप मुझे क्यों देखेंगे? और मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे देखें और पब्लिक को दिखाकर जो मुझे खुशी मिलती है, हाय 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 हाय, ऐसी खुशी मुझे और कहीं भी नहीं मिलती। क्योंकि भगवान ने मुझे बनाया ही इसी के लिए है, बनाया ही मुझे आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। इसीलिए दुनिया भर के प्रोफेशन छोड़कर मैं टेलीविज़न की दुनिया में आ गया हूँ ताकि मैं आपका एंटरटेनमेंट कर सकूँ। मेरा बाप चाहता था मैं इंजीनियर बनूँ, मेरे दिल में थी कि मैं प्रेजेंटर बनूँ। मेरी माँ कहती थी डॉक्टर बने, मेरे दिल में था कि मैं टेलीविज़न का प्रेजेंटर हूँ। उन्होंने जोर लगा लिया, पुट्ठे होके लटक गए, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। अब मैं आपकी झोली में आके गिर गया हूँ। तो फिर अब आप मेरे पास एडवर्टाइजमेंट करवाओ, अब आप मेरे पास मेरे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करवाओ। ये आपका फ़र्ज़ बनता है और आपको करना भी चाहिए। आपके शहर में कितने के एंटरटेनर्स हैं जिनके आपने प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाए हैं? किसी ने भी नहीं करवाए हैं। और ये बड़े ही दुख की बात है कि कहीं पर कोई इतनी मेहनत करता हो और आप लोग बैठे हैं जैसे नालायक नुएं नहीं होती, वो मेहमान आ जाते हैं तो वो बैठी होती हैं, ना वो नमस्ते करती हैं, ना वो सत श्री अकाल करती हैं। कई तो ऐसी नालायक होती हैं कि ना वो खड़ी होती हैं, ऐसे वो देख रही होती हैं। जैसे आपको मालूम है इंडिया में फ्रिज होता है, यहाँ भी होता है, पर वहाँ फ्रिज की निराली ही शान होती है। फ्रिज में पानी की बोतल खड़ी होती है, वो बोतल ऐसे खड़ी रहती है। फ्रिज को खोलो, बोतल खड़ी, फ्रिज को बंद करो, बोतल वहीं खड़ी रहती है। तो कईयों की बहुएं, नुएं इसी तरह की होती है, वो बोतलों की तरह खड़ी रहती हैं। तो फिर आज से एक नया फीचर यंगर जनरेशन में इन्वेस्ट करते हुए शुरू किया जाएगा। पुराने फीचर के हिसाब से पिछले हफ्ते आपसे वादा किया गया था कि परछाई की कहानी सुनाई जाएगी। तो आज भी मिसेस देओल के लिए और वो बहुत से लोग जो कि परछाई को पसंद करते हैं उनके लिए ये कहानी मैंने खुद लिखी है। आपको मालूम है मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ, कहानियाँ बनाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ। मैं उनकी जो होती है रिसर्च कहानी लिखने के लिए, अब भाई हम इतने ज़हीन तो है नहीं कि आसमान से आबूर्द हो रही है कहानी लिखी गई तो मेरे दिमाग में आ गई। नहीं जी, घर से निकलना पड़ता है, रेलेवेंट लोगों को मिलना पड़ता है। कई बार अच्छे लोग भी मिलते हैं, कई बार अच्छे लोग नहीं भी मिलते हैं। वैसे तो ऊपर वाले बंदे की, जो ऊपर वाला है उसका बनाया हर बंदा बहुत अच्छा है, मुझे तो आज तक कोई बुरा मिला ही नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ करना पड़ता है कहानियाँ लिखने के लिए। तो आप कहानियाँ सुना करो और आप लिखा भी करो। लेकिन कहानी से मुश्किल लिखना होता है कविता। कहानी भी लिखना बहुत कोई आसान काम नहीं है, आपको मालूम है। लोग बोर हो जाते बीच में, पेन छोड़ के दफ़ा करो, चलो चाय बनाने पीने पतीली चढ़ाओ। फिर जो पोइम्स लिखते हैं वो इमोशनल होते हैं
वो सेंटिमेंटल होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, फिर एजुकेशन भी इसमें बहुत काम आती है, इंसान की खूबसूरती भी इसमें बहुत काम आती है, और एक खूबसूरत इंसान का नज़रिया इस दुनिया की तरफ क्या है वो भी नज़र आता है। फिर जाके कविता लिखी जाती है और फिर उस कविता के हिसाब से उस इंसान के किरदार का भी पता लगता है कि वो किस तरह का इंसान है। तो फिर आज से एक नया फीचर शुरू किया जा रहा है। उस फीचर का नाम तो अभी नहीं रखा है क्योंकि नया फीचर है, नाम भी रखा जाएगा तो आपको बताया जाएगा। तो फिर वो जो कविता का फीचर है, इसमें एक कविता आपको सुनाई जाएगी। वो कविता जो है कभी मेरी लिखी होगी और कभी मेरे दोस्त का बेटा है हर्षल कुमार, उसकी लिखी होगी। कई बार मेरे कोई और भी दोस्त बनेंगे जो उनके बेटे या बेटियां पोएम्स लिखेंगे, वो आपकी सेवा में यहाँ से सुनाई जाएंगी। अगर आप अपने बेटे या बेटी की कविता तहज़ीब प्रोग्राम में सुनवाना चाहते हैं तो आप जो बाप हैं वो मेरे साथ दोस्ती करें। और दोस्ती करने का एक ही तरीका है, क्योंकि अब जैसे हर्षल कुमार, इनके पिताजी मेरे, बस यूँ कहिए कि हम दो जिस्म और एक जान हैं, बचपन का साथ है। और वो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनफैक्ट वो तो एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं हर्षल के डैडी। उनके बारे में अभी सब कुछ आपको बताया जाएगा। और जो उनकी मेहरबानियाँ और एहसानात मुझ पर हैं वो तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता। तो फिर क्योंकि ये मेरे पुराने दोस्त के बेटे हैं तो इनकी कविता शामिल की गई है, आगे भी की जाएगी। फिर उसके बाद आपने, क्योंकि अभी मुझसे दोस्ती करनी है, तो आप अगर एक बिजनेस कम्युनिटी के पर्सन हैं तो आप मेरा प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाओ, तो समझो फिर हमारी दोस्ती हो गई, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगर आपका बिजनेस काफ़ी तगड़ा है तो फिर आप काशी टेलीविज़न पर अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करवाओ, फिर हमारी दोस्ती होगी। और जब दोस्ती हो जाएगी तो उसकी जो कविता है वो एक डायरी में भी लिखी जाएगी। जैसे कि एक कॉपी बनाई गई है, ये मैंने कॉपी बनाई है, देखिए, इसमें हमारे दोस्तों के बच्चों की कविताएं लिखी जाएंगी। ये हर्षल कुमार की कविता है, मैंने बहुत प्यार के साथ लिखी है, और इसमें आपके बच्चों की कविताएं भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे दोस्ती करनी होगी, और दोस्ती कैसे होगी ये आपको बता दिया गया है। तो फिर और वो जो पोएट है उसके बारे में बताया जाएगा, उसके ख़ानदान के बारे में बताया जाएगा। इस तरह से इस फीचर को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये फीचर इसलिए किया जा रहा है ताकि आप भी जो टेलीविज़न है उसके साथ ताउन कर सकें। कोई बहाना तो होना चाहिए ना मिलने का, ऐसे ही थोड़ी है कि हम आके खड़े हो गए, कोई बहाना होते हैं। अब जैसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर डोनेशन देने के लिए आते हैं। कई बार मैं पहले प्रोग्राम करता था तो दरवाजे को खुला रखता था, तो एक दिन मैं बैठा प्रोग्राम कर रहा था तो इतने में सामने से दरवाजे में से एक छोटी सी ओल्ड लेडी आ गई। उसने सर पे गुलाबी चुन्नी की हुई थी, आगे गोटा लगा हुआ था, कानों में उसके बालियाँ थी, बीच में मोरनी थी, गले में चेन थी, उसमें बड़ा सारा पैंडल था। उसने साटन की कमीज़ पहनी हुई थी और साटन की सलवार थी, पैरों में उसके ट्रेनर्स थे और हल्की गुलाबी नेल पॉलिश लगी हुई थी। वो बस यहाँ पर थी, आगे आगे नहीं थी। तो वो आके कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी मेरी तरफ देखे, फिर वो चली गई। हे भगवान, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे इतना डर लगा। मैंने सोचा कि पुरानी बिल्डिंग हो सकता है कोई भूत बात फिरता हो। फिर मैंने कहा नहीं, इस बिल्डिंग में अगर कोई भूत होता तो वो तो अंग्रेज़ों का भूत होता, लेकिन ये तो एशियन लेडी है। हम लोग जो हैं, हमारा जी तो यहाँ लगता नहीं, आपको मालूम है। हम तो मरते होंगे तो सीधी हमारी आत्मा जाती होगी चंडीगढ़ सेक्टर 17 या डीप हॉल्स, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली, मेरी तो उधर जाएगी। और फिर उसके बाद जो जलंधर के हैं उनका तो नकोदर रोड पर कहीं खड़े होंगे वो, वेर एवर यू सी। पंजाब का मुझे इतना पता नहीं है, पंजाब के लोगों ने जो मुझे इतना प्यार नहीं दिया है कि मुझे उनकी जगहों का पता हो। और वो जब मुझसे प्यार करेंगे तो मुझे पंजाब के बारे में सिखाएंगे, मुझे अपने पास बुलाएंगे, मुझे बिठाएंगे, मुझे पंजाब के खाने खिलाएंगे, पंजाब की ड्रेसेस मुझे पहनाएंगे। तो फिर ये इसका मतलब था वो मुझसे प्यार करने लगे हैं। फ़िलहाल तो मैं हिंदी बोलता हूँ, जब उनका प्यार मेरी तरफ बढ़ जाएगा तो फिर मैं पंजाबी प्रोग्राम कराया कराँगा, मैंने कभी बोलनी नहीं आती। पर ऐसा है कि हाल
लेता हिंदी ही चल रही है आपकी सेवा में। बहुत से लोग कहते हैं तुम पंजाबी बोला करो, लेकिन मैं कैसे पंजाबी बोला करूं? देखिए ये तो कमर्शियल बिजनेस है ना, इस वजह से फिर जिधर से ज़्यादा मिलता है उधर की ही ज़बान इंसान बोलता है। तो आप भी बुलवा लो मुझे अपनी तरफ की ज़बान। मैं तो आपको मालूम है बर्मीज़ भी बोल सकता हूँ, जर्मन भी बोल सकता हूँ, और भी बहुत सी ज़बानें हैं जो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी ज़बानों की मशहूरी करने के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा जी, परछाई की कहानी जो कि मैंने खुद लिखी है वो भी सुनाई जाएगी, लेकिन हाय हाय मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं आ तो गया हूं, लेकिन आज मैं इतना बड़ा लेसन सीख कर आया हूं यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि आपके सामने बैठा हूँ और मैंने ये अच्छी कमीज़ पहनी हुई है, ये मेरी बहन वुलवरहैम्पटन वाली कुलदीप जी ने लेके दी है। और फिर उसके अलावा बहुत अच्छी घड़ी भी पहनी है, बाल भी मैंने बड़े अच्छे शैम्पू से धोए हैं। ये सब चीज़ें आपको बताने का एक मकसद है। मकसद ये है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अमीर हैं, करोड़ोंपति, सिर्फ अपने लिए। आपका फ़ायदा ना तो इस कंट्री के मीडिया को है और ना ही आप लोगों का फ़ायदा और लोगों को है। आप में से बहुत से लोग, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपको जानता हूँ, और आपको जानने के बाद कई महानुभाव ऐसे हैं जिनको मिलके मैं कहता हूँ ओह वाह वाह, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, आप मेरा प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाइए और हमारे टेलीविज़न पर आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए, हमारे रेट्स बहुत ही सस्ते हैं। तो वो कहते हैं वी डोंट नीड एडवर्टाइजिंग। तो मैं कहता हूँ तो फिर आप मेरा प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाइए। वो कहेंगे आई डोंट नीड स्पॉन्सरिंग। तो मैं कहता हूँ देखिए, आप सिर्फ अपना ही ना सोचिए, सिर्फ आपके लिए ही एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं हो रही। जो आपका एडवर्टाइजमेंट होगा, जो आपकी स्पॉन्सरशिप होगी, उसमें से मेरी वेजेस निकलेंगी, प्लस मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। वो एक्स्ट्रा पैसे मैं चीज़ें खरीदने में लगाऊंगा, है ना। और फिर उसके बाद ये टेलीविज़न स्टेशनों के खर्चे हैं, वो भी आपके थोड़े से पैसे से चलेंगे, और फिर आपका नाम भी आएगा, आपकी इज्जत बनेगी। काशी टेलीविज़न सारी दुनिया में देखा जाता है। www.kashitv.co.uk अभी लगा लो, इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान, जहां मर्जी आप देखेंगे ये टेलीविज़न आ जाएगा। तो वहां तक आपका नाम भी होगा। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में भी तो सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। ऐसे ही लोग होते हैं जिनके पीछे इंसान रोता है। बड़ी दुनिया मर गई है कोरोना में, आपको मालूम है, लेकिन हमें याद हमेशा वही आता है जिसने किसी के लिए कुछ किया है। ये आज टेलीविज़न है, रेडियोज़ भी हैं, ये ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, ये बंद हो जाएंगे। इस वजह से कि कम्युनिटी को जितनी इनकी मदद करनी चाहिए वो नहीं कर रही, बल्कि मालक अपने पुल्ले से हज़ारों पाउंड खर्चते हैं और इनको चला रहे कि अगर ये बंद कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, देखो जी टीवी चलाया सी बंद हो गया। इस वजह से तो फिर आप अगर योगदान दें तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे जैसे आर्टिस्टों का खर्चा भी आपकी मेहरबानियों से ही चलता है। लेकिन आप में इतनी शऊर पता नहीं आपकी माँ ने नहीं सिखाया, या फिर आप जानना नहीं चाहते, और या फिर आप सोचते हैं कि जब हम मरेंगे तो सारा कुछ जो है वो ऊपर हमारे साथ चला जाएगा। जोड़ जोड़ के क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा। अब देखिए, मैं हर वक्त एडवर्टाइजमेंटों के पीछे पिटता रहता हूँ, तो जो नानके होते हैं वो बहुत काम आते हैं। मेरे मामा जी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, नसीर अमान साहब, आपको मालूम है इस दुनिया से चले गए। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बचपन से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक हाथ से देते थे, दूसरे हाथ को पता नहीं होता था कितने ही इंस्टीट्यूशन हैं जो कि उनके खर्चे से चलते थे। उनके जाने के बाद बड़ी दुनिया रोई, बहुत दुनिया रोई, क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया था। मेरी तो वो जो हालत थी वो तो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं की जा सकती। तो इंसान इसी तरह का है, आप तो जानते ही हैं। तो मेरी मामी नजमा हफीज़ साहिबा, उन्होंने मुझे टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट की बात करते हुए सुना। तो मेरी कज़न है, तो उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोला है, मेरी कज़न ने। तो उनका नाम है फरा नाज। तो मामी जी ने टेलीफ़ोन किया और कहा कि प्रोग्राम के बाद सीधे हमारे पास आना और तुम हमारा ब्यूटी पार्लर देखना। तो प्रोग्राम ख़त्म करके मैं वहाँ पर जाऊँगा।
और मैं बहुत थैंक यू करता हूँ इनका कि इन्होंने हमको इस काबिल समझा कि वहाँ पर बुलाया। उन्होंने कहा कि व्हाट वुड यू लाइक टू ईट व्हेन यू विल कम हियर, आर यू वेजिटेरियन? मैंने कहा नो, आई एम अ कैनिबल। तो वो कहने लगी कि ठीक है, आई विल अरेंज फॉर सम बॉडीज़। मैंने कहा मेक श्योर दे आर फ्रेश एंड राइप सो दैट मुझे स्वाद भी आए उनका खाने का। मेरा कहने का मतलब है कि मिलने का बहाना भी होना चाहिए और उसके बाद आगे एक दूसरे की मदद के लिए हम सबको खड़े भी होना चाहिए। अब जहाँ तक मरने की बात हो रही थी, मेरे एक और मामा जी की डेथ हो गई। उन मामी जी से भी बात हुई, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। और आप अगर अफसोस करते हैं तो मैं उनका थैंक यू कहूँगा आपका। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल फेसबुक ऑन करो तो आगे लगता है कब्रिस्तान, या फिर लगता है शमशान। ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया, हाय मेरी माँ मर गई है दुआ करो, हाय मेरा बाप मर गया ये भी दुआ करो। इस तरह की बातें होती हैं और मैं खास करके सबको लिखता हूँ RIP RIP, लेकिन आज तक किसी ने नीचे थैंक यू नहीं लिखा। ये एक तरीका है और ये तरीका आपकी माँ को आपको समझाना चाहिए कि बेटे, जदों कोई ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ थैंक यू वेरी मच, तुसी साडे दुखी शरीक होए हो इस करके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आज कोरोना का तो बहाना है, लोगों को फ़ायदा हो गया है, खाना नहीं खिलाना पड़ता, फटाफट मुकू के गल पासे खरीदी है, आपको मालूम है। फिर फेसबुक पे लगा दो फोटो, आई एम मिसिंग यू, शी वाज माय गॉडेस, ही वाज माय फादर, ही वाज दिस, ही वाज दैट। दुनिया RIP 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 करते हैं, लेकिन कभी नीचे आपने नहीं देखा होगा कि जिसका बंदा मरा है उसने नीचे लिखा हो थैंक यू फॉर योर अफसोस। नेवर। लोगों को एक बहाना मिल गया कि ज़्यादा लाइक आएंगे तो आपने मरे की फ़ोटो लगा दो। और अब तो हालत ये हो गई है कि कल परसों एक फ़ोटो लगी हुई थी बस, और उसके नीचे किसी ने वो जो इस्लामिकली लिखते हैं ना कुछ रजून, वो लिखा हुआ था। उसके बाद लोग आए बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। अब तो हालत ये हो गई है कि मैं खुद से डरने लग गया हूँ। अगर अपनी फ़ोटो फेसबुक पे देखता हूँ तो मैं कहता हूँ हाय मैं मर तो नहीं गया, ऐसा हाल हो गया लोगों को। तो मैंने फिर पूछा, मैं कहा भाई इंट्रोडक्शन तो करवा दो, ये कौन थी, तो ये भी तो बता दो, अब ये जिंदा है या मर गई है, क्या कहानी है, क्यों फ़ोटो लगाई हुई है। तो उन्होंने लिखा कि ये बहुत बड़ी स्टेज की एक्ट्रेस थी, अब ये मर गई कोरोना से। तो फिर मैंने नीचे लिखा बड़ा ही अफसोस हुआ है, लॉस, सॉरी, RIP। तरीका भी होता है। भारत की बात करें तो क्या बात कर सकते हैं, आपको मालूम है भारत में तो कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ से डॉक्टर और नर्सेज भाग गई। वैसे जैसे हमारा दिल इंग्लैंड में नहीं लगता, जीते जी स्वर्ग में बैठे हैं हम लोग, आपको अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कितनी हमारी सेवा की है। उन्होंने नहीं देखा कि हम काले हैं, पीले हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, चाइनीज़ हैं, कौन है, हर किसी की लुक आफ्टर हुई। और भारत के जो इतने बड़े बड़े मैं वो सारे के सारे, पूरा अस्पताल खाली, पेशेंट चीका मारन, पुलिस बाहर खड़ी और डॉक्टर और नर्सें भाग गई, जान हमको ज़्यादा प्यारी। तो अपनी बातें करते हुए शर्म आता है, बहुत शर्म आती है। वो लोग कहते हैं जी ढिड नंगा होता है, मैं आपको ढिड अपना ऐसे नंगा करके दिखा सकता हूँ, लेकिन कई दिन हो गए मैंने वैक्सीन नहीं करवाई। अब मेरी कज़न ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया तो वहाँ करवाया करेंगे, तो फिर मैं 2 बटन खोल के यहाँ बैठा करूँगा। अभी तो चिट्टे बाल हैं इसलिए छुपाए हुए हैं, नहीं तो कहो जी ढिड नंगा सेगमेंट, एक सेगमेंट बना लूँगा। अच्छा, फिर भारत में इतना झूठ है, इतना झूठ है, वो सच की चिड़िया सोने की। यानी हाँ, भारत के गांवों में भी अब कोरोना जाना शुरू हो गया है। आप देखो वाराणसी, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का अपना गांव है, उन्होंने कहा कि कभी कभार कोई मर जाता है। हमारा जो मेन है BBC, उनका बंदा वहाँ पर जब खड़ा हुआ तो उसने कहा कि 1 घंटे में 13 लाशें तो हमने देखी हैं जलती हुई, अब तो लकड़ी भी नहीं मिल रही वहाँ पे, उसकी भी ब्लैक होती है, डेथ के पैकेज होना शुरू हो गए। ये झूठ हमको कहाँ पर लेकर जाएगा। हम में से बहुतों को तो इंग्लैंड ले आया है, अब आगे हम चांद पे बसेंगे जाके, या मार्स पर भी जाने की तैयारी हो रही है। कोरोना का पता ही नहीं लगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर है नहीं, तो मार्स पे बसना है हमने जाके। तो फिर आइए, ये दुखड़े करते करते सारा दिन निकल जाएगा, इसलिए बेटर है कि इन दुखड़ों को यहीं पर फुल स्टॉप लगाओ और उसके बाद नई नई बातों की तरफ चलो, अपने नए सेगमेंट की तरफ चलो। आज से जो नया सेगमेंट शुरू हो रहा है उसमें एक यंग
ओल्ड नहीं, यंग, जो लड़का है या लड़की है, बच्चा है, बच्ची है, उनकी कविता इस प्रोग्राम में ऐड की जाएगी और उसके लिए आपको मेरा दोस्त बनना होगा, तभी आपके बच्चे की वो होगी ऐड। क्योंकि आज एक बहुत मेधावी लड़का है, उसका नाम है हर्षल। हर्षल की कविता पहली बार टेलीविज़न से टेलीकास्ट की जाएगी और मुझे बहुत फ़ख्र है कि इस बच्चे ने मुझ पर एतबार किया और मुझे अपना समझ के मुझे ये कविता भेजी है। हर्षल की बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि हर्षल एक ख़ानदानी पढ़ा लिखा लड़का है। इनके दादाजी एक बहुत बड़े इंजीनियर रहे, उन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस में काम किया। इनके दादाजी की बात है। और इनकी दादी माँ एक एजुकेटेड लेडी थी, लेकिन वो एक हाउसवाइफ थी और वो हर किसी की केयर करने वाली, भगवान में एतबार रखने वाली एक संभ्रांत लेडी थी, जिसने की सारी उम्र अपने पति की सेवा करते हुए गुजारी। एक स्टेबल फैमिली से इनके पिताजी आए, डॉक्टर शैलेंद्र भारद्वाज। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने और आगे डिग्रीज की, वो एमडी हुए। एमडी होने के बाद वो जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने और उस कॉलेज में वो लेक्चर भी देते हैं। वहीं पर इनकी माताजी भी एक लेक्चरर के रूप में काम करती हैं और वो भी एक डॉक्टर हैं। इन दोनों का बेबी हर्षल जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इंजीनियर की जॉब करते हुए वो अब आगे भी इंजीनियरिंग की डिग्रियां कर रहा है। एमबीए तो वो कर ही रहा है, उसके आगे वो जो करेगा उन डिग्रीज़ के नाम तो हमको लेने भी नहीं आते। और बहुत प्यार वाला और बहुत रिस्पेक्टेबल एंड अ वेरी हैंडसम यंग मैन है, जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करने का उसका इंटरेस्ट है और कविता वो बहुत प्यार से लिखता है। आज हर्षल की पहली कविता जो कि कॉपी में लिखी गई है आपकी सेवा में पेश की जाती है। हर्षल ने कुछ यूँ लिखा है, किसी ने सही कहा ज़माना ख़राब है, सच्चा प्यार मिलना लगता एक हसीन ख्वाब है। हज़ारों की तरह मैंने भी एक सपने को चाहा था पाना, इस कोशिश में जो भी किया पूरा न हुआ फसाना। लोगों को देखा तो लगा जिंदगी हसीन है, जब निभाने पर आया तो रिश्ते की डोर को कच्चा पाया। किसी के चेहरे पर मुस्कान के लिए बहुत कुछ किया, मगर मेरी सच्ची कोशिशों को उनके दिल ने न स्वीकारा। एक खूबसूरत साथ के एहसास के लिए मैंने जो भी किया, जालिम दुनिया ने बेकार पाया। ये कविता हर्षल द्वारा लिखी गई थी और आपकी सेवा में पेश की गई। इस कविता को दोबारा सुनने के लिए मेरे फेसबुक पर आप जा सकते हैं, विकी गिल वहाँ नाम है। इस कविता को दोबारा सुनने के लिए आप काशी टीवी तहजीब लिखेंगे तो वहाँ यूट्यूब चैनल आ जाएगा। आप ये याद रखिएगा कि आज मैंने किस कलर की कमीज़ पहनी है, तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। और फिर इस कविता को सारी दुनिया में www.kashitv.co.uk पर भी सुना गया। आने वाले हफ्तों में आपकी कविताओं का भी इंतज़ार रहेगा और हर्षल की लिखी हुई और कविताएं आपकी सेवा में पेश की जाएंगी और इन कविताओं के बीच में मैं आपको अपनी कविता भी सुनाऊंगा। स्काई चैनल 772 पर ये तहजीब प्रोग्राम है जो कि सिर्फ इसलिए पसंद किया जाता है कि आपको इसमें से एंटरटेनमेंट मिलती है और इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी ये है कि आपकी एंटरटेनमेंट हो। इस चैनल को आप इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में और बाकी सारी कंट्रीज़ में देखा जाता है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और www.kashitv.co.uk पर। काशी टेलीविज़न पर ये प्रोग्राम हफ्तावार प्रोग्राम तहजीब आ रहा है, चल रहा है अभी। और अब आपकी सेवा में परछाई की कहानी सुनाई जाएगी जिसका बहुत देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं। और इस कहानी के बाद आप और हम टेलीफोन पर बात करेंगे, लेकिन ये कहानी ख़त्म हो जाने के बाद। टेलीफोन नंबर रहेगा 0300 770 2246
ये कहानी के बाद आपकी सेवा में पेश किया जाएगा, मतलब आपकी फ़ोन कॉल्स आएंगी। परछाई एक एब्यूज्ड बैकग्राउंड की लड़की है। परछाई का 2 दफ़ा रेप भी हुआ है। परछाई बहुत से लोगों के साथ गई है अपने दिल की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन वो प्यास इसलिए नहीं बुझी क्योंकि परछाई के पार्टनर्स ने उसके साथ प्यार नहीं किया। कईयों ने परछाई को छला, कईयों ने परछाई को एब्यूज़ किया, कईयों ने परछाई के पैसे के लिए परछाई के साथ दोस्ती की, और कईयों ने परछाई के टैलेंट को डिग्रेड करने के लिए और परछाई की पर्सनालिटी को डिग्रेड करने के लिए परछाई के साथ रिश्ता बनाया। परछाई शराब भी पीने लग गई, परछाई ड्रग्स भी लेती है, और उसके अलावा बला की खूबसूरत होते हुए परछाई कई बार खुद भी लोगों की जुल्मों का शिकार होने के लिए अपने आप को पब्लिक के सामने पेश कर देती है। ये परछाई का कैरेक्टर है, क्योंकि बहुत सी औरतों को आज आपने परछाई बना दिया। परछाई को भी आपने ही बनाया था, लेकिन परछाई फिर से उठ के खड़ी हो गई और अपनी कहानियाँ आपको सुनाने लगी, और बहुत से इज्जतदार लोगों को ये कहानियाँ बहुत बुरी लगने लगीं। लेकिन आज परछाई की सपोर्ट के चाहने वालों की सपोर्ट ना होती तो शायद मैं आपके सामने बैठा ना होता। मुझे इस चैनल पर काम करने का जो फ़ख्र है वो मैं लफ्ज़ों में आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सी जगहों पर मुझे कहा गया कि ये तुम कहानी नहीं सुना सकते, लेकिन जब मुझे यहाँ पर चुना गया था तो वो महान आत्मा जिनका हम नाम नहीं ले सकते, उन्होंने जब मुझे चुना तो उन्होंने कहा कि वो कहानी ज़रूर सुनानी पड़ेगी। तो मैं मुस्कुराया। वो एक बहुत अच्छा आदमी है, उनके सारे बाल सफ़ेद हैं, और ऐसे ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम आते हैं, और जब आते हैं तो हम जैसे आर्टिस्ट सारी ज़िंदगी उनको याद करते हैं, और उनके जाने के बाद भी उनकी तस्वीरें अपने घरों में लगा कर रखते हैं ताकि एवरी डे उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, और हम प्रार्थना करते हैं कि वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। परछाई अपने कॉलेज जाया करती थी, बहुत तैयार हुआ करती थी जैसे मीडियम क्लास की लड़कियां तैयार होती हैं। कभी चूड़ीदार पजामी पहनती और कभी लंबी कमीज़ उसके ऊपर पहनती। कभी उस कमीज़ के चाक होते थे, कभी चाक नहीं होते थे। परछाई को हल्के रंगों से बहुत मोहब्बत थी, बड़े बड़े फूलों वाले प्रिंट्स पहना करती थी। 70s का ज़माना था। परछाई के लंबे लंबे बाल उसकी कमर तक आते थे, जो परछाई ने नीचे से ब्लंट कट काटे हुए थे। जैसे फिल्मों में उस तरह की एक्ट्रेसेस होती थीं उस ज़माने की, उस तरह से परछाई भी तैयार हुआ करती थी। नाखून बढ़ाती थी, लेकिन इज्जत की वजह से अपने पिताजी से छिपा कर रखती थी। पिताजी भी देख लेते थे मगर कुछ कहते नहीं थे। परछाई जब कॉलेज के लिए निकलती तो सिनेमा देखने का बहुत शौक़ रखती थी, और घर वालों की लिमिटेड इनकम थी, परछाई के पास पैसे नहीं होते थे। तो ऐसे लड़के लड़कियां जिनके पास पूरे पैसे नहीं होते, या माँ बाप उनको इस वजह से पैसे नहीं देते कि वो ख़राब हो जाएंगे, उनको बुरी आदतें हो जाएंगी, तो उनके चेहरे से पता लगता है कि इनके पास पूरे पैसे नहीं हैं। और ऐसे लड़के और लड़कियों पर नज़र जो समाज के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं होने चाहिए, पीडोफाइल्स वगैरह, वो स्कूलों और कॉलेजों के रास्ते में खड़े रहते हैं। और जब वो ऐसा लड़का या ऐसी लड़की देखते हैं जिसके पास पैसे नहीं होते और उनके चेहरे पर अभाव के चिन्ह इस तरह से आए होते हैं, मतलब कि कमी उनके चेहरे से नज़र आती है, और लोग ताड़ जाते हैं कि कितने पैसे हैं इनकी पॉकेट में, तो वो उनको अप्रोच करते हैं और फिर उनको अपनी हवस का निशाना बनाते हैं, या किसी तरह से भी उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और उनको पैसे देते हैं। और पीडोफाइल्स पैसे दे देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नामी गिरामी लोग हैं जिनके लिए आप काम करें रिस्पेक्टेबल, वो आपको पैसे नहीं देते। ये इंग्लैंड में ऐसे होता है, लेकिन इंग्लैंड में
अभी भी बदमाश लोग पैसे दे देते हैं। और जो बहुत शरीफ लोग हैं, ऐसे शरीफ लोग जो कि अब जैसे भारत में मुसीबत आई है, वो सब के सामने बैठ के बेशर्म होकर दुखों के राग अलापते। और फिर परछाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई बार परछाई को रास्ते में कुछ अच्छी पोजीशंस वाले अंकल मिल जाते थे और परछाई को अपने घर ले जाते थे। उन अंकल्स की अंडर आर्म्स में से किस तरह की बदबू आती थी, वो परछाई को आज भी याद है। परछाई आज भी हाथों में ग्लव्स पहनकर खाना खाती है, क्योंकि वो हाथ कहाँ कहाँ गए वो परछाई आज भी नहीं भूल पाई है। 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये के देने वाले परछाई के बहुत से अंकल्स बचपन में ही बन गए थे। लेकिन उन्हीं दिनों एक लड़का था जो कि ट्रायम्फ हेरल्ड कार चलाता था, जो कि ऊपर से कन्वर्टिबल थी और क्रीम कलर की थी। उसके आगे के पहिए ऐसे थे, नहीं पीछे के पहिए ऐसे थे। वो लेकर रास्ते में खड़ा होता था। उस लड़के का चौड़ा नाक था, बहुत खूबसूरत आंखें थीं, उसका गोरा रंग था और वो बहुत फूलों वाली फ्लावरी लैंग्वेज बोलता था। उसने परछाई को देखा और एक गंदा सा एक्शन किया। परछाई नज़र दूसरी तरफ करके चली गई। अगले दिन वो फिर परछाई के रास्ते में खड़ा था। उसने देखकर परछाई को फिर एक गंदा सा एक्शन किया। परछाई फिर मुंह दूसरी तरफ करके चली गई। परछाई को घर वाले बस के पैसे देते थे किराए के, मगर वो किराए के पैसों को बचा लेती थी और हफ्ते के आखिर में या महीने के आखिर में बालकनी में बैठकर एक फ़िल्म देखा करती थी और सारा हफ्ता या सारा महीना उस फिल्म की एक्ट्रेस की तरह फैशन किया करती थी। वो लड़का परछाई को देखता था तो एक दिन उसने परछाई को कहा, मेरी गाड़ी में चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। परछाई ने इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा था, गर्मी भी बहुत थी। परछाई ने चुन्नी सर पे ली हुई थी। परछाई ने लड़के की तरफ देखा, लड़के की आंखें हंस रही थीं। परछाई उसकी गाड़ी में बैठ गई। ठा करके दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन वो आधा खुला रह गया। ट्रायम्फ एक्लेम कार, ट्रायम्फ हेरल्ड कार के मॉडल में ये प्रॉब्लम थी। ट्रायम्फ में बैठने के बाद गाड़ी घुड़ 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 करके आगे की तरफ चलने लगी और आसपास की डस्ट उड़कर गाड़ी के बीच में पड़ने लगी। लड़के के साथ परछाई की अच्छी दोस्ती हो गई। लड़का कभी परछाई को झील पर लेकर जाता, कभी कहीं और लेकर जाता। लेकिन एक दिन परछाई ने उस लड़के को कहा, तुम मेरे बारे में कितने सीरियस हो? उस लड़के ने कहा, आई एम ऑलवेज अराउंड यू, बट वी विल नेवर गेट इन टच विद ईच अदर ऑन द टेलीफोन। हम टेलीफोन पे कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी आवाज़ सुन सकूँगा। हम सोशल मीडिया पर कभी एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे आस पास रहूँगा। तुम्हारे दिल में मेरी आवाज़ आज सुनेगी और जब तुम दिल से मुझे याद करोगी तो मैं तुम्हें महसूस कर सकूँगा। देर रात को मेरे हाथ तुम्हें छुएंगे, देर रात को तुम अपना सर मेरे सर मुंह के ऊपर करोगी तो तुम्हारे गेशु मेरे मुंह को छुएंगे। परछाई उसकी इस बातों से बहुत हैरान होती। परछाई ने एक दिन गियर स्टिक पर हाथ रखा हुआ था उस लड़के का। परछाई ने अपना हाथ उस लड़के के हाथ पे रखा। लड़के ने झटके से हाथ अपना पीछे हटा लिया। परछाई ने कहा, क्या हुआ? लड़के ने कहा, कुछ नहीं, मैं एक बहुत क्लीन पर्सन हूँ और क्लीनिंगनेस से मुझे बहुत प्यार है और मैं वो क्लीनिंग होने की वजह से मैं किसी को छूना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे क्लीनिंगनेस डिसऑर्डर है।
परछाई के साथ वो बातें करता था और अपनी कमीज के निचले बटन को हमेशा उससे खेलता रहता था। परछाई की नज़र कई बार उधर जाती थी, लेकिन परछाई आंखें दूसरी तरफ कर लेती थी, क्योंकि परछाई उसको अपनी हवस का निशाना नहीं बनाना चाहती थी। परछाई उससे प्यार करने लग गई थी। लेकिन लड़का इशारों इशारों से कई कुछ उसको कहता था, जो कि परछाई भली भांति समझती थी, लेकिन क्योंकि वो ये सब काम अपने शुगर डैडीज़ के लिए करती थी, तो वो काम ये अपने प्रेमी के लिए नहीं कर सकती थी, जिससे उसको ईमानदारी की तवक्को थी। एक दिन वो लड़का परछाई को अपने घर ले गया। वहाँ परछाई की माँ खड़ी थी, पर लड़के की माँ खड़ी थी। परछाई ने उसको देखा। वो एक कंफ्यूज्ड किस्म की औरत लगती थी और उसके चेहरे को देखकर पता लगता था कि उस लड़के का डैडी उसके साथ कुछ खास बिजनेस नहीं करता, कोई हुकूक नहीं देता, और ये इसी मसले से ऐसे करके खड़ी हुई है। वो खड़ी थी, बाहें उसकी ऐसे थीं, और जैसे मम्मियाँ खड़ी होती हैं ऐसे, तो वो उसी तरह से खड़ी हुई थी। लेकिन बाकी लोगों की मम्मियाँ सूट पहनती हैं या साड़ी बांधती हैं, लेकिन इस लड़के की मम्मी ने स्कर्ट पहनी हुई थी, और वो स्कर्ट ऐसे लगती थी जैसे कि साउथ इंडिया के बहुत से गरीब लोगों की लड़कियां नॉर्थ इंडिया में आकर लोगों के घरों में नौकरी करती हैं, खाना पकाने का काम। तो उनका नाम होता है पैगी या रोज़ी या लिली, और उन्होंने जिस तरह की स्कर्ट पहनी होती है फ्लावर्स वाली, उस तरह की स्कर्ट उसकी माँ ने पहनी हुई थी। और ऊपर उसने जो टॉप पहना हुआ था कॉटन का, वो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में जनपथ एक जगह है, वहाँ पर पटरी पर सामान मिलता है, तो जैसे पटरी पर सामान में से लेकर उसने पहना हुआ हो। परछाई ने बड़े ध्यान से देखा, उसकी माँ की टांगों पर इतने लंबे लंबे काले बाल थे, जबकि रंग उसका बहुत सफ़ेद था। तो जो नेग्लेक्ट था उसको परछाई समझ गई। परछाई की उस प्रेमी की माँ की आंखें ऐसी थीं जैसे भैंस या गाय खुरली में चारे की तरफ देख रही होती है दूध देने से पहले, आपको तो मालूम होगा। तो परछाई ने ये भी नोटिस किया कि उसकी माँ सिर्फ अंग्रेज़ी बोलती थी, और पंजाबी जब परछाई बोलती थी या हिंदी बोलती थी तो उसका जवाब भी वो अंग्रेज़ी में ही देती थी, और घर में नए नए गाने लगे हुए थे। तो परछाई समझ गई कि ये औरत इतनी डरी हुई है कि जो इसकी अपनी ज़बान है ये उसमें नहीं बोल रही, ये अंग्रेज़ी में इसलिए बोल रही है क्योंकि ये उन लोगों से कनेक्टेड नहीं होना चाहती जिन लोगों से इसको एब्यूज़ मिला है, और वो इसके अपने ही लोग हैं। और फिर ये नए नए गाने इसलिए सुन रही है क्योंकि ये पुराने गाने नहीं सुन सकती। पुराने गाने इसलिए नहीं सुन सकती क्योंकि जिस वक्त पुराने गाने चला करते थे उस वक्त ये बहुत दुख और तकलीफ़ में थी, और जो लोग पुराने गाने पसंद करते हैं उन्होंने इसकी मदद नहीं की थी। परछाई क्योंकि बहुत लोगों से मिली थी तो साइकोलॉजिकली वो एक साइकोलॉजिस्ट बन गई थी मन ही मन। परछाई के जो प्रेमी था उसके जो फादर था वो बड़ा चोर किस्म का आदमी था। दो जने पे वाण वटेंदे, दो जने पे घास कटेंदे, हट्टी विच नचदा चोर, मुआ चूआ रामी चोर। ये एक छोटा सा गाना एक भट्टी में दाने भूनने वाली भटियारन गाया करती थी, और उसका आदमी था जो कि चूहे जैसा लगता था, और एक दिन वो चोरी करते पकड़ा गया। मोहल्ले के लड़कों ने इतना मारा कि वो मर गया। तो उसने ये खुद एक गाना बनाया था, दो जने पे वाण वटेंदे, दो जने पे घास कटेंदे, हट्टी विच नचदा मोर, हाय हाय चूहा हरामी चोर। ये गाना बहुत से लोगों को भूल गया, लेकिन परछाई को ये गाना उस लड़की के बाप को देखकर याद आ गया, और परछाई ने सोचा एक दिन इसका हाल भी भटियारी के हस्बैंड की तरह ही होगा। और उन्हीं की अच्छे पालन पोषण ना करने की वजह से जो परछाई का वो प्रेमी था उसकी हरकतें इस तरह की हो गई थी। झूठ बहुत बोलता था, फिर उसके बाद गंदी हरकतें बहुत करता था।
उसकी फ्लावरी बातें थीं, लेकिन हर बात सेक्स पर आकर रुक जाती थी और सेक्स करने के काबिल नहीं था। फिर उसके बाद वो एक वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नाम पर जितना बड़ा उसने कलंक लगाया था, उतना कलंक तो शायद किसी और ने नहीं लगाया होगा। इंग्लैंड के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा होने के बावजूद उसमें ज़रा भी तहजीब नहीं थी, छोटे बड़े का लिहाज नहीं था, तमीज़ से बात करना उसको आता नहीं था। इतनी ऊंची आवाज़ में वो बोलता था कि स्मैथिक में बहुत से जो बिल्कुल जाहिल लोग हैं वो भी उससे धीमा बोलते हैं, जबकि परछाई ने ये सुना था कि सोफिस्टिकेटेड लोग तो बहुत धीमी आवाज़ में बात करते हैं। परछाई के साथ काफ़ी दिन प्रेम लीला करने के बाद उस लड़के ने जब ये देखा कि वो परछाई को अपनी वासना का, अपनी हवस का शिकार नहीं बना पा रहा है, परछाई के बारे में उसने जो बातें सुनी थी वो सारी बातें उसको गलत महसूस हुई, और अल्टीमेटली क्योंकि परछाई उसके उस काम नहीं आ रही थी जिस काम के लिए परछाई को यूज़ करना चाहता था, तो उसने परछाई को ऐसे ड्रॉप कर दिया और अपनी ट्रायम्फ हेरल्ड को गुड़गुड़ गुड़गुड़ स्टार्ट करके वो ऐसा गायब हुआ कि 7 जन्म साथ रहने की वादे, किस्से, कहानियाँ, वो सब कुछ ख़त्म हो गई। हाय हाय, परछाई बड़ा रोई, बड़ा तड़पी, बड़ा कल्पी, बहुत दुख हुआ और परछाई से शादी का वादा किया, सदा इकट्ठे रहने का वादा किया, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। परछाई उसकी माँ से इतनी दोस्ती करती थी, इतना प्यार करती थी, उन्होंने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा परछाई कोई थी भी या नहीं भी थी। परछाई का बाप जो कि लड़के के इधर उधर हो जाने पर परछाई की तरफ भी टेढ़ी नज़र से देखता था। परछाई सोचती थी आदमी तो आदमी ही होता है, चाहे वो बाप हो या चाहे बेटा हो या कोई भी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द होता तो वो आदमी है, और आदमी को दिखाने के लिए परछाई के पास बहुत कुछ था। हर किसी को ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए दिया है। परछाई को खूबसूरती दी थी, फिगर दी थी, टैलेंट दिया था, एजुकेशन दी थी, हर चीज़ परछाई में कूट कूट के भरी हुई थी। और परछाई के चाहने वालों की मेहरबानी से परछाई एवरी डे करिच में आती जा रही थी। फिर परछाई का दिल नहीं लगता था, परछाई बहुत उदास रहने लगी। परछाई दुखी इतनी हो गई कि परछाई का दिल किया कि मैं अब इस शहर को छोड़ दूं। परछाई ने अपना शीश महल जैसा खूबसूरत मकान बेच दिया और उसी शहर जिसमें कि वो रहती थी, पास में एक कस्बा था। उस कस्बे में कुछ गरीब से लोग अपनी दुकानें चलाते थे, कुछ बाल काटने वाले थे, कुछ पकौड़े समोसे बेचने वाले थे, कुछ कपड़े की दुकानें थी, कुछ दर्जी की दुकानें थी, कुछ बर्तनों की दुकानें थीं, कुछ ट्रैवल एजेंट्स की दुकानें थीं। उस गली के कोने पर एक बहुत बड़ा मंदिर था और दूसरे कोने पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा था। एक तरफ एक बहुत बड़ी मॉस्क थी और एक तरफ बहुत बड़ा चर्च था। वहाँ पर दिनों के हिसाब से बहुत रौनक हुआ करती थी। वहाँ पर एक आलीशान महल जैसा मकान परछाई ने खरीद लिया और अपनी कन्वर्टिबल मर्सिडीज लेकर उस एरिया में बस गई। वहाँ जाकर बैठ जाया करती थी, दीवार पर आते जाते लोगों को देखती थी। कोई ड्रग डीलर था, कोई ड्रग एडिक्ट था, कोई प्रोस्टिट्यूट थी, कोई किसी की छोड़ी हुई बीवी थी, किसी ने दूसरी शादी की थी, कोई छुट्टर था, कोई रंडुआ था, कोई डिवोर्सी था, कोई चोरी का सामान बेचता था, कोई चोरी के सामान के ऑर्डर लेता था। आप उसको ऑर्डर लिखवा दो दुकानों से चोरी करके, अगले दिन 50 पैसे 1 पाउंड का आपको दे देता था। इस तरह का इलाका था। लेकिन परछाई को बहुत लोग अच्छे लगते थे। वहाँ पर एक सब्जी वाला था, उसका नाम रिजवान था। वो बहुत अच्छा था, परछाई को बहुत प्यार करता था और अपनी बेटी समझता था। परछाई अक्सर उसके पास जाती थी, खड़ी होकर बातें करती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और वो परछाई के साथ बहुत ममता रखता था। एक नाई भी था, परछाई उसको देखकर मुस्कुराया करती थी और वो भी बदले में मुस्कुराया करता था। वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट था।
परछाई अक्सर उस रेस्टोरेंट के सबसे पिछले चेयर टेबल पर जाकर बैठ जाया करती थी और अपने आप को सजा सुजू के बैठती थी। और वहाँ पर जो वो परछाई में का जो रेस्टोरेंट के साथी था, वहाँ बैठकर उस लड़के को वो बहुत याद किया करती थी, जिसको कि परछाई ने छोड़ दिया था, मतलब जिसने परछाई को छोड़ दिया था। और इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कहानी बीच में आधी अधूरी रह गई है, जो कि आने वाले समय में पूरी कर दी जाएगी। आज का प्रोग्राम सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। विजय मोमी जी का सपोर्ट करने के लिए बहुत थैंक यू, और उनके साथ साथ आप सबका बहुत थैंक यू। हर्षल जी का थैंक यू, जिन्होंने कि इस प्रोग्राम में अपनी कहानी, अपनी कविता को भेजा है। और आज की आधी अधूरी परछाई की कहानी को जल्दी ही आने वाले प्रोग्राम से कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रोग्राम को अब आप फेसबुक पर देखिए, इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देखिए, और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कहिए कि सारी दुनिया में www.kashitv.co.uk पर इस प्रोग्राम को ज़रूर देखा करें। अगली मुलाकात आने वाले फ्राइडे को होगी। तब तक आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स देने के लिए मुझको बिजी रखिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और मेरे दिमाग में तो बहुत बड़ा शैतान भर जाएगा अगर आप मुझसे कांटेक्ट नहीं करेंगे अपने बिजनेसेस के हवाले से। और अब आपसे इजाज़त लेने का समय हो गया। अगले फ्राइडे को फिर मिलेंगे 1 और 2 बजे के दरमियान। तब तक के लिए जय गुरुदेव।